अण्णामलाई 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 अण्णामलाई। मेरे प्रिय भाई और तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के अण्णामलाई जी अण्णामलाई। फंड रेजिंग किस चीज़ के लिए? हिंदू लीगल सपोर्ट सिस्टम के लिए। और ये हिंदू लीगल सपोर्ट सिस्टम कैसे चलेगा, क्या चलेगा, इसके यदि आपको डिटेल्स जानने हैं तो वो डिटेल्स आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको पोर्टल पे ले जाएगा, वहाँ आपको सब मिल जाएगा। और इसके लिए बहुत सारे प्रसिद्ध जो लोग इन्वॉल्व हैं और जो लोग प्रसिद्ध भी हैं अपने अपने क्षेत्र में, ऐसे एडवोकेट्स हैं जो हमारे मेंटर्स भी हैं इस एफर्ट के। और इससे जो भी फंड इकट्ठा होगा वो इसी काम में, इसी नेटवर्क को बनाने में, स्ट्रेंथन करने में, एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स को फंड करने में इसमें लगाया जाएगा। ये पहला फंड रेजिंग राउंड है और इसकी सफलता को देखते हुए फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करना है। समाचार ये आ रहा है कि अण्णामलाई को राज्यसभा से भेजे जाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी राज्यसभा के जो चुनाव आने वाले हैं, 23 सीटों के लिए चुनाव होंगे, उन 23 सीटों में से 15-16 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। उनमें से कोई एक जो है वो सीट उपयोग में लाई जा सकती है अण्णामलाई को भेजने के लिए राज्यसभा। लेकिन विषय ये है कि ठीक है, अण्णामलाई को आप राज्यसभा अवश्य भेज देंगे। अण्णामलाई को जो उनके जो मेहनत उन्होंने की थी, विशेषकर जो उन्होंने 11% तक वोट बढ़ा दिया था, जो वापस गिर के 3% आ गया अभी इस चुनाव में। लोकसभा चुनाव में 11% वोट था और वो 11% वोट यदि अण्णामलाई को आप कंटिन्यू रखते बीजेपी वाले, तो वो 11% वोट बढ़ के 15% भी हो सकता था। और जो जैसा कि दिखा, ये गलती दूसरी बार की है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में बांडी संजय कुमार को, जो अत्यंत लोकप्रिय थे जनता में और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया था, मेन ऑपोजिशन पार्टी बना दिया था बीआरएस के सामने, उनको हटा दिया और आपके रेड्डी साहब को वापस बना दिया वहाँ पे। और रेड्डी साहब का जो वहाँ पर है सो है। और वही वाली बात थी कि कुछ पार्टी वालों को राज़ी करने के लिए आपने जो अपने मुख्य जनता का जो मुख्य व्यक्ति था, जिसको जनता चाहती थी, उसकी आपने सैक्रिफाइस कर दी। तो उससे क्या लाभ हुआ? जनता ने आपको गंभीरता से लेना छोड़ दिया और बीआरएस के प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी, तो बीआरएस के प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी जो उनको दूसरे नंबर की पार्टी दिखी, उसको उन्होंने चुन लिया। कमोबेश यही स्थिति थी तमिलनाडु में, जहाँ पर डीएमके जो थी वो अत्यंत अलोकप्रिय हो चुकी थी, एक्सट्रीमली अनपॉपुलर। और लोग जो थे वो ढूंढ रहे थे कि भाई बहुत हो गया ये डीएमके अन्ना डीएमके, डीएमके अन्ना डीएमके, अन्ना डीएमके में वैसे भी एड़पड्डी पलानीस्वामी जो थे वो कोई कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी नहीं थी, जो कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी तमिलनाडु की जनता ऐसा सदैव देखती है। आप ये देखें कि उन्होंने 67 तो कम से कम कह ही सकते हैं, उन्होंने किसी भी नॉन कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी को नहीं चुना कभी। चाहे आप चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भी ले लें, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की अपनी एक पर्सनालिटी थी। उसके बाद फिर लगातार फिल्मों से संबंधित चलते रहे, करुणानिधि आए, एमजीआर आए, जयललिता आई, जयललिता के जाने के बाद करुणानिधि के पुत्र स्टालिन आए। तो इस बार भी जनता किसी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी को देख रही थी, ढूंढ रही थी कि डीएमके को हटाए तो किसको लाए। भारतीय जनता पार्टी के पास एक कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी थी, उसका नाम था अण्णामलाई। अण्णामलाई जो थे वो अपना करिश्मा करके दिखा भी चुके थे, लेकिन यहाँ पे ये सेफ खेल गए। सेफ क्यों खेल गए? क्योंकि जो तमिलनाडु के जो राजनेता है वो सारे के सारे सेफ खेलने वाले लोग हैं। उनको केवल सत्ता चाहिए, उनको जो है सत्ता के मार्ग में किसी तरह की दुरूहता, किसी प्रकार का कष्ट नहीं चाहिए। और उनको द्रविडियन आइडियोलॉजी से समझौता करने में कोई समस्या नहीं है। उनको एंटी हिंदू पेरियार की प्रशंसा करने में, उसकी
उसके स्टैचू के ऊपर, उसकी मूर्ति के ऊपर माल्यार्पण करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले ही वो हिंदुओं को कितना गाली दे, हिंदुत्व को कितना गाली दे, ब्राह्मणों को जेनोसाइड करने का कॉल करे या जो भी करे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको केवल सत्ता चाहिए। यहीं पर अन्नामलाई बिल्कुल अलग चल रहे थे, लेकिन उनको सपोर्ट करने का जो धैर्य था वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं था, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो सत्ता में आ सकते हैं। राजीव चंद्रशेखर को लंबा सपोर्ट करने का धैर्य उनको था, क्योंकि उनको ये पता था कि कुछ भी हो वो सत्ता में तो नहीं आ सकते। हालांकि वहाँ भी उन्होंने करीब अजीब से समझौते किए, और विशेषकर से जो FCRA का जो बिल जो पास हो गया था कैबिनेट से, और उसको टेबल किया जाना था और उसको पास करवाया जाना था पार्लियामेंट में, उसको जो वापस उन्होंने लिया, उसी से ये संकेत हो गया था कि भाई बस की बात नहीं है। क्योंकि जहाँ आपको अपना अस्तित्व एक नए सिरे से बनाना होता है, वहाँ लोग जो है वो आपको किन्हीं दूसरे कारणों से ही चुनते हैं। तब वो आपकी प्रतिबद्धता देखते हैं, आपके आदर्श देखते हैं, आपकी आइडियोलॉजी देखते हैं, आपके विचारों के प्रति कितनी दृढ़ता है ये देखते हैं। तो वो तो कहीं डिस्प्ले में आया ही नहीं। ऊपर से सामने एक विजय आ गया, और वो पूरा का पूरा जो ऑपोजिशन स्पेस बना हुआ था DMK के विरोध में, वो उसने पूरा का पूरा हार्वेस्ट कर लिया। अन्नामलाई होते तो आप हार्वेस्ट करते। लेकिन विजय ने आने के बाद में जो कुछ भी तेवर दिखाए हैं, या जो कुछ भी जिस प्रकार के भी निर्णय लिए हैं, और जिस प्रकार से वो सूट वूट पहन के घूम रहा है, जिस प्रकार से क्रिश्चियन सुप्रीमेसी का नंगा प्रदर्शन हो रहा है, और जिस प्रकार से सनातन को गालियाँ दी जा रही है, उसने एक बात तो ये स्पष्ट कर दी कि वो DMK 2.0 ही है, इससे अधिक कुछ नहीं है। तो जो भी जनता ये देख रही थी कि साहब की ये जो DMK की जो नैरेटिव है, या जो DMK की आइडियोलॉजी है, उससे उन्हें निजात मिलेगी, जिसके कारण उन्होंने ADMK को रिजेक्ट भी कर दिया, तो उनको वो द्रविडियन आइडियोलॉजी 3.0 मिल गई। और द्रविडियन आइडियोलॉजी 3.0 के साथ साथ एक केजरीवाल नुमा व्यक्ति भी मिल गया। तो अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ा अवसर है तमिलनाडु में, लेकिन वो बड़ा अवसर तभी आप कैश कर सकते हैं, उसके ऊपर आप तभी बिल्ड कर सकते हैं जबकि आप एंटी द्रविडियन आइडियोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे। तब पेरियार की पूजा आप करेंगे तो भाई साहब खोटे सिक्के को, पेरियार की पूजा करने वाले जो ओरिजिनल लोग मौजूद है, तो नकलची को कौन किसी भी प्रकार का महत्व देगा। आपको तो पेरियार का विरोध करना पड़ेगा, आपको तो जो द्रविड़वाद है उसका विरोध करना पड़ेगा, आपको तो राष्ट्रवाद की अलग जगानी पड़ेगी, आपको वहाँ पर हिंदुत्व की अलग जगानी पड़ेगी। वो एक अत्यंत संभवतः भारत में सबसे अधिक धार्मिक जनता है, लेकिन उस सबसे अधिक धार्मिक जनता को लगातार गुट्टी ये पढ़ाई गई है कि भाई धर्म और राजनीति अलग अलग है, और ये जो हिंदू धर्म है ये लोगों का बड़ा शोषण करता है, ब्राह्मणों ने बहुत अत्याचार किया है, और धर्म तो कुछ और है और इन्होंने कुछ और बता रखा था। अब ये सच्चाई यदि आप लोगों के सामने जाहिर करेंगे, जैसा कि अन्नामलाई कर रहे हैं, और अन्नामलाई जो कुछ भी कह रहे हैं, अभी भी जो कह रहे हैं, वो उसकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ रही है जनता में। जनता उनकी बातों को गंभीरता से ले रही है, ये दिख रहा है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी उनको 10 वर्ष के लिए महाअध्यक्ष बना कर रखने के लिए तैयार है? इस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी का आधार 3% से बढ़ा के 11% किया था, 11% से घट के वापस 3% पे आ गया, 3% से भी कम। तो ये तो दिख रहा है ना कि भाई उसने कुछ किया, उसने काडर बनाया, उसने बूथ में लोगों को उसने सारे बूथ्स में कम से कम अपने एजेंट तक नियुक्त कर लिए, और आपने एडपड्डी पलानीस्वामी से समझौता करके ये सोचा कि वो जो 11% थे वो 11% वैसे के वैसे बने रहेंगे। वो अन्नामलाई के साथ जुड़े थे, वो एडपड्डी को
एडपल्ली पलानीस्वामी को वोट देके राजी नहीं थे। इस समय अवसर है। ये जितने भी पुराने आपके जो हैं, चाहे वो नायनार हो और चाहे वो मुरुगन हो और चाहे वो तमिलसाई सौंदर्यराजन हो, ये सब के सब जो है ये मल्टीपल फेलियर्स हैं, मल्टीपल फेलियर्स। न केवल मल्टीपल फेलियर्स हैं, ये जितने भी इस्टेब्लिश्ड वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, इन्होंने अन्नामलाई के साथ कोई सहयोग नहीं किया। अपितु दिन रात इनका काम यही था कि ये हाईकमांड से अन्नामलाई की चुगली करते रहते थे और ये कहते रहते थे कि भाई अन्नामलाई रहेगा तो कुछ नहीं आएगा, और एक्टिवली इन्होंने सैबोटाज करने का भी प्रयास किया 2024 के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी के पास सोने की खान तो है, लेकिन सोने की खान से सोना निकालने के लिए भाई साहब वो जो और होता है ना, जो अयस्क होता है, उसका परिशोधन करना पड़ता है और 1% से भी कम उसमें सोना निकलता है, बाकी सब अलग निकल जाता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास सोने की माइनिंग करने का धैर्य है? यदि है तो ये सारे जितने आपके जो पुराने खबीस है, इनको भूल के अन्नामलाई को आगे बढ़ाइए। उनकी आयु मात्र 41 वर्ष है और 2036 में 2031 में आप प्रिंसिपल ऑपोजिशन होंगे और 2036 में आपकी सरकार होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।